नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएचईटी गुरुकुलम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं आईआर के इस सेशन में। और इस सेशन के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बातचीत कर रहे थे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ थंबनेल पर कि एक टॉपिक थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है और ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है फॉर एग्जामिनेशंस। अगर हम इस टॉपिक पर बातचीत करें तो आप कह रहे हैं कि अगर यूरोप जंग चाहता है तो रूस तैयार है। पुतिन ने लिखित गारंटी के बाद दी खुली धमकी और बड़ा तनाव। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस लाइन का मतलब यह है कि जो रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यूरोप को खुली धमकी दी है कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो मैं युद्ध के लिए एकदम से तैयार हूं। और इस न्यूज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पुतिन वांट्स यूरोप ऑफ इमीडिएट वॉर इफ प्रोवोक्ड सेट फॉर इंडिया विजिट। चूंकि आपको यह भी पता है कि पुतिन इंडिया आ रहे हैं, इंडिया के बजट पर आ रहे हैं। इस बजट से पहले उन्होंने यूरोप को खुली चुनौती दे दी है कि अगर आप हमें उकसाओगे तो फिर हमारा और आपका आमना सामना होगा, वो भी युद्ध के मैदान में। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि इफ यूरोप वांट्स टू स्टार्ट अ वॉर वी आर रेडी टू नो, रशियाज पुतिन सेज। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप लड़ाई चाहता है तो रशिया भी इस लड़ाई के लिए तैयार है। आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? क्यों दुनिया की एक शक्तिशाली देश, क्यों दुनिया के एक पावरफुल कंट्री के लीडर व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया, उन्होंने कहा है कि इफ यू वांट वॉर आई एम रेडी। उन्होंने कहा कि अगर आप लड़ाई चाहते हो तो मैं तैयार हूं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्लोब? आखिर दुनिया में हो क्या रहा है? अब आप देखेंगे कि चारों तरफ लगभग लड़ाई की बातें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से कुछ कह रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन अपने तरफ से कुछ कह रहे हैं। जापान की जो नई प्रेसिडेंट आई है सना तकाइची, वो अलग चाइना के पर्सपेक्टिव में बात कर रही है ताइवान को लेकर। ठीक है, यहां पर फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई अलग चल रही है। तो पूरी दुनिया में आखिर लड़ाई की बातें क्यों हो रही हैं? व्हाट इज हैपनिंग? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पुतिन ने ऐसा क्यों कहा और उसके पीछे का सिनेरियो क्या है और आखिर चीजें क्या चल रही हैं। राइट, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट। हम बात करेंगे पुतिन का जो डिक्लेरेशन है अबाउट दिस पर्टिकुलर perspective. So we will try to understand this particular declaration of the Putin for the war on the basis of certain points. Firstly, we will discuss the Russia-Ukraine war. क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई है ये यहीं से निकल कर आ रही है, डिक्लेरेशन इसी पर्सपेक्टिव में निकल कर आ रहा है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे, वो देखेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स पीस प्लान फॉर रशिया यूक्रेन वॉर। दूसरा पॉइंट हम इसमें बेटा ये देखेंगे। और लास्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिक्लेरेशन ऑफ व्लादिमीर पुतिन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। डिक्लेरेशन ऑफ पुतिन, राइट। अच्छा, पुतिन ने ये जो कहा है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, उन्होंने ये जो बात कही है, उसके पीछे की कहानी थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ व्लादिमीर पुतिन। तो ये कहानी स्टार्ट कहां से हो रही है? कहानी स्टार्ट हो रही है रशिया यूक्रेन वॉर से। और रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट कब हो रहा है? इन 2014। इन 2014 रशिया अटैक्ड ऑन क्रीमिया, राइट। रशिया अटैक्ड ऑन क्रीमिया। क्रीमिया इज अ एरिया ऑफ यूक्रेन। क्रीमिया पहले किसमें था? यूक्रेन का ही एक हिस्सा था। और 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। एंड इन 2014 रूस और रशिया ऑक्युपाइड क्रीमिया, राइट। और क्रीमिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया, उस पर पहले हमला किया, कब्जा कर लिया और उसको अपना हिस्सा बना लिया। तब से लेकर अब तक जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, द ग्लोबल कम्युनिटी एक्सेप्टेड क्रीमिया एज अ पार्ट ऑफ द यूक्रेन। बट अकॉर्डिंग टू द Russian administration, Crimea is not part of the Ukraine, but Crimea is a part of the Russia. उन्होंने कहा कि ये एक रूस का हिस्सा है। अच्छा, इसके बाद यूक्रेन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ठीक है, हमारा एक हिस्सा आपने ले लिया, ठीक है, हम इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा हम टेंशन में भी नहीं आ रहे। बट रूस यही नहीं माना और रूस ने इन 2018 में रूस ने एक बहुत बड़ा अलग काम किया। एंड रूस डायरेक्टली अटैक्ड ऑन द लैंड ऑफ यूक्रेन। और रूस ने 2018 में यूक्रेन की भूमि पर सीधा कब्जा कर लिया और सीधा वहां पर आक्रमण कर दिया। और 2018 के इस आक्रमण के बाद 2022 में यह लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई और तब से लेकर अब तक 2025 तक यह लड़ाई चल रही। सो दिस इज अ लॉन्ग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये हिस्ट्री में एक रूस और यूक्रेन के बीच बहुत लंबा संघर्ष है, जिसमें कि यूक्रेन के बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन के बहुत सारे नागरिक मारे गए हैं। और एक लंबे समय से, लगभग 2014 से मोर देन 10 इयर्स और 10 इयर्स प्लस ये संघर्ष चल रहा है, ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है।
और इसमें आपको पता ही होगा कि किसको नुकसान हुआ होगा। 100% इसमें नुकसान जो है यूक्रेन को हो रहा होगा, क्योंकि यूक्रेन कंपैरेटिवली एक छोटी कंट्री है रूस के। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि 2010 से लेकर अब तक 2014 से लेकर 2015 तक जो है कि यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में है, लड़ाई में है विद द रूस, लेकिन रूस के आगे यूक्रेन कुछ नहीं है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आखिर यूक्रेन के पास इतने वीपन्स, इतने पैसे, इतनी मिलिट्री कहां से आ रही है कि वो रूस जैसे एक ग्लोबल पावर, एक सुपर पावर को टक्कर दे पा रहा है, उसका सामना कर पा रहा है। तो यूक्रेन को समर्थन कहां से मिल रहा है? यूक्रेन को समर्थन मिल रहा है नाटो। नाटो इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और ये नाटो का जो प्रिंसिपल है, नाटो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि अगर किसी एक पर आक्रमण किया जाता है तो दूसरे पर भी उसको आक्रमण माना जाएगा। सो नाटो प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस and assistance related to the weapons to the Ukraine. So Ukraine is capable to fight with the Russia. नाटो जो एक संगठन है, इस संगठन द्वारा यूक्रेन को यह संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, चाहे सैन्य संसाधन हो, चाहे उपकरण संसाधन हो, चाहे तकनीकी के संसाधन हो, चाहे आर्थिक और चाहे वित्तीय संसाधन हो। ये रिसोर्सेज नाटो द्वारा यूक्रेन को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन सक्षम हो पाया है कि वह रूस से संघर्ष कर पाए और रूस से लड़ाई लड़ पाए इतने लंबे टाइम तक। तो देखो कि एक इतिहास है, एक बड़ा लंबा इतिहास है। 2014 से लेकर 2025 तक हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, लगभग जो है कि मोर देन 10 इयर्स ये लड़ाई चल रही है। अच्छा, अब ये अभी क्या हुआ, रिसेंटली क्या हुआ, एक बड़ा चेंज यहां पर आया है कि डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सेकेंड टाइम। वो दोबारा भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। जब वो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो है पीस को इंश्योर करने के लिए एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड एफर्ट्स टू इंश्योर पीस एट द ग्लोबल लेवल। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं पूरी दुनिया में पीस इंश्योर कर रहा हूं, इसराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई के बीच में कर रहा हूं, यूक्रेन और रशिया के बीच में कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी ऐसा ही किया। डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेजेंटेड 28 पॉइंट्स पीस प्लान फॉर रशिया एंड यूक्रेन। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? 28 बिंदुओं का, 28 पॉइंट्स का एक पीस प्लान लेकर आए वो, और उन्होंने कहा कि इस पीस प्लान के द्वारा हम क्या करेंगे? रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहले टेरिटोरियल कंसेंसस बनाने की बात की गई थी। टेरिटोरियल कंसेंसस का मतलब क्या है कि रूस और यूक्रेन के बीच में इस पीस डील से ये हो रहा था कि जिसकी जो बाउंड्रीज थी 2014 के पहले, और नॉट द 2014, अच्छा इसमें हम क्रीमिया को छोड़ दें तो 2014 के पहले जो बाउंड्रीज थी उसी बाउंड्रीज पर उन्हें वापस जाना था। इसमें क्रीमिया बाहर था कि क्रीमिया को हम वापस यूक्रेन को नहीं लौटाएंगे। तो पहला डील क्या किया गया था? टेरिटोरियल कंसेंसस। दूसरा डील क्या था इसमें बेटा? दूसरा पॉइंट क्या था? नाटो का मेंबरशिप। इसमें यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप देनी थी, जिससे कि यूक्रेन जो है कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता। तो यूक्रेन के लिए अच्छी बात थी। इसके अलावा मिलिट्री लिमिट्स की बात इसमें की गई थी। कहा गया था कि यूक्रेन अपनी मिलिट्री को 6 लाख तक लिमिट कर देगा, अपनी मिलिट्री को बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। और इसमें सैंक्शंस, डिलिमिटेशंस की भी बात की गई थी। जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रुप है G7, जिसमें दुनिया की 7 मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज उसका पार्ट है। तो उसमें वो पहले G8 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? G8, ग्रुप 8, क्योंकि उसमें रूस भी पहले शामिल था। लेकिन जब रूस ने 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण किया, क्रीमिया पर अटैक किया, तो उस वजह से रूस को G8 ग्रुप से निकाल दिया गया और वो ग्रुप G7 बन गया। पहले भी ये ग्रुप G7 था, बाद में रूस इसमें शामिल हो गया तो ये ग्रुप G8 बन गया। और जब रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया 2014 में, तो रूस को इस ग्रुप से निकाल दिया गया और ये ग्रुप G7 बन गया। तो इस पीस डील प्रोग्राम में 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम में ये था कि अगर रूस इस पूरे बात को मान जाता है, इस 28 पॉइंट पीस डील प्रोग्राम को मान जाता है रशिया यूक्रेन के, तो रूस को फिर से हम लोग G7 ग्रुप में शामिल करेंगे और G7 ग्रुप फिर से G8 ग्रुप बन जाएगा। ये बात यहां पर निकलकर आ रही थी। तो ये प्लान, ये पॉइंट्स किसने रखे थे बेटा? ये पॉइंट्स रखे थे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, टू इंश्योर पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और उन्होंने कहा था कि इस पीस डील से रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, वह लड़ाई समाप्त हो जाएगी और उस लड़ाई के लिए कोई भी चांस नहीं बचेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में वह जो है पीस डील प्रोग्राम रख रहे हैं। जैसे गाजा पीस डील प्रोग्राम, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको पढ़ाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो है प्लान रखा है
और वो चाह रहे हैं कि गाजा में जो गाजा पट्टी पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है हमास और इजराइल के बीच, उसको कम किया जाए, और उसको कम करने का उन्होंने प्रयास किया हुआ था। तो 2014 से जो यूक्रेन रसिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम रखा था रूस और यूक्रेन के लिए। लेकिन ये प्रोग्राम जो 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम या प्लान था, यह प्लान अभी तक बाहर नहीं आया था। अभी तक केवल एक ड्राफ्ट था। ये क्या था बेटा? एक ड्राफ्ट था। लेकिन ये ड्राफ्ट जो है लीक हो गया। क्या हो गया? लीक हो गया। इस ड्राफ्ट को उन्हें रखना था और ये ड्राफ्ट बाहर निकल कर आ गया, ये ड्राफ्ट लीक हो गया। जब ये ड्राफ्ट लीक हुआ तो इस ड्राफ्ट को लेकर यूरोपीय की बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत अलग अलग बातें करना प्रारंभ कर दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने। और उन्होंने कहा कि ये पीस डील जो प्रोग्राम रखा जा रहा है, 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम, ये पीस डील प्रोग्राम यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन के इंटरेस्ट में नहीं है। ये पीस डील प्रोग्राम केवल रूस और यूएसए के इंटरेस्ट में है। सो वेरियस यूरोपियन कंट्रीज डिमांडेड रिफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम। तो इन्होंने कहा कि भैया इसमें बदलाव करो। और ये क्या करने लगी? यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी है ना, इटली है, फ्रांस है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है, ग्रीक है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कंट्री क्या करने लगी? ये कंट्री अमेरिका पर दबाव बनाने लगी। और क्या दबाव बनाने लगी कि जो 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम आप रख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई कम करने के लिए, उसमें बहुत सारे चेंजेस करो। और ये चेंजेस की बात हो रही है, ये चेंजेस आर नॉट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ रसिया। ये रूस के हितों के अनुरूप नहीं है। तो जब ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पता चली कि डोनाल्ड ट्रंप का 28 पॉइंट पीस डील प्रोग्राम लीक हो गया है और उसके पर्सपेक्टिव में अदर यूरोपियन कंट्रीज प्रेशराइज कर रही हैं टू द डोनाल्ड ट्रंप कि इसमें आपको रिफॉर्म करना है, और जो रिफॉर्म की मांग हो रही है बाय द यूरोपियन कंट्रीज, वो रिफॉर्म इंटरेस्ट में नहीं है ऑफ द रसिया। दे आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द रसिया। इसलिए रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आप प्रेशर क्यों बना रहे हो डोनाल्ड ट्रंप पर, जब वो इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाओगे, डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज करोगे, उन पर जबरदस्ती दबाव बनाओगे और रूस के इंटरेस्ट को कम करने का प्रयास करोगे, तो उन्होंने कहा फिर रूस पीछे नहीं है। रूस पीछे नहीं है, रूस लड़ने में कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप रूस के साथ डायरेक्ट वॉर चाहते हैं, डायरेक्ट लड़ाई चाहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आमने सामने लड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो यही तो बात हुई। इन्होंने कहा कि इफ यूरोप वांट्स टू स्टार्ट अ वॉर वी आर रेडी नाउ। उन्होंने कहा कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर प्रेशर बना के उसमें जबरदस्ती बदलाव करोगे, तो फिर हम पीछे नहीं है, हम भी आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आमना सामना हो जाता है, एक तरफ आप खड़े हो जाओ, एक तरफ रूस अकेले खड़ा हो जाएगा, और अकेले रूस जो है पूरे यूरोपियन कंट्रीज से लड़ लेगा। अच्छा, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर एक चीज और निकल कर आ रही है। यहां पर यह बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम है, ये कहीं ना कहीं किसके इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है? ये कहीं ना कहीं रसिया के इंटरेस्ट को पूरा कर रहा था। और व्लादिमीर पुतिन को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं रूस के साथ और मेरे साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो पूरे यूरोप को धमकी दे रहे हैं। अब आप इस सिनेरियो को थोड़ा अलग तरीके से समझो, आप सिनेरियो को थोड़ा सा अलग तरीके से समझे। इस कहानी को यहीं रोक देते हैं। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखें, ग्लोबल दृष्टिकोण को देखने का प्रयास करें, तो कुछ ग्रुप्स हैं। क्या है बेटा? कुछ ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एक ग्रुप है यूएसए, यूएसए प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया प्लस साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। एक ग्रुप है, ग्रुप 1 कह सकते हैं इसको, इसको कह सकते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में कौन कौन है? चाइना, रसिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। ये एक ग्रुप था जो एक्सेप्टेबल ग्रुप था कि ये दीज आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड दीज कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये ब्लॉक थे, जैसे कि कोल्ड वॉर में ब्लॉक बने हुए थे, ऐसे ब्लॉक बने हुए थे। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ द यूएसए, तब से ये ब्लॉक ही अपने आप में गड़बड़ हो रहे हैं। क्योंकि आप देखो कि सिंस 1991 there is a good friendship between USA and India, but after the victory of the Donald Trump, यहां पर प्रॉब्लम आ रही है इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में।
यूएसए ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, इंडिया गुड्स पर 100% टैरिफ लगाया, इससे रिलेशंस हमारे खराब हुए। इंडिया कहां पहुंच गया? इंडिया चाइना और रूस के साथ पहुंच गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के समिट में, और वहां पर उन्होंने चीन और रूस के साथ जो है ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात करी। बात समझ आई है? दूसरी तरफ यूएसए खुद कहां जा रहा है? यूएसए खुद जा रहा है रूस की तरफ और चीन की तरफ। अगर डोनाल्ड ट्रंप 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम रख रहे हैं रूस के पर्सपेक्टिव में, और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उस 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम को सही मान रहे हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रशिया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि रूस और यूएसए कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं। वो हमेशा जो है लड़ाई लड़ते रहे हैं, आपस में झगड़ा करते रहे हैं। तो यहां पर ये गंभीर बात निकल कर आ रही है, ग्लोबल सिनेरियो इज चेंजिंग, रिलेशंस आर चेंजिंग, राइट। इंडिया के रिलेशंस यूएसए के साथ थे, अब वो अच्छे नहीं हैं, अभी वहां चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी दुनिया कहां पर जाना चाह रही है? पूरी दुनिया चाइना और रशिया की तरफ जाना चाह रही है। आखिर ऐसा क्या है चाइना और रशिया के पास? तो आप देखो कि चीन और रूस इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, बहुत ही मजबूती के साथ ये कंट्रीज आगे बढ़ रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इनकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज को और फैक्टर मानता हूं, द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज इमरजेंस ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स इन द कंट्रीज। मैं बार बार इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो इमरजेंस ऑफ द राइट विंग पॉलिटिक्स है इन द वेरियस कंट्रीज, दिस पर्टिकुलर फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जिंग पैटर्न्स एट द ग्लोब। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। राइट विंग पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज और ऐसे लीडर्स का चुनाव जीत कर आना जो राइट विंग आइडियोलॉजी रखते हैं। राइट विंग आइडियोलॉजी क्या है? राइट विंग आइडियोलॉजी का मतलब है ऐसी आइडियोलॉजी जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी के साथ साथ जो है कि फर्स्ट अपनी कंट्री को प्रायोरिटी में रखते हैं, कल्चर को प्रायोरिटी में रखते हैं, हिस्ट्री को प्रायोरिटी में रखते हैं, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जगह हार्ड डिप्लोमेसी को यूज करते हैं। मतलब वॉर, लड़ाई में ज्यादा बातचीत करते हैं। जैसे सना तकाइची, द हेड ऑफ द जापान, उन्होंने जैसे ही वो सी इज राइट विंग लीडर, और जैसे ही वो वहां की हेड बनी और उन्होंने तुरंत जो है चीन के साथ लड़ाई करने पर बातचीत शुरू कर दी ताइवान को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ही इज ऑल्सो राइट विंग लीडर, और जैसे ही वो वहां के लीडर बने और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं वो चीजों को चेंज करने की बातचीत कर रहे हैं, इंडिया पर जो है रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं, इंडिया पर बहुत सारी चीजों को इंपोज कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही व्लादिमीर पुतिन, है ना, मेलोनी द लीडर ऑफ द इटली, तो ये सारे राइट विंग लीडर्स हैं। जैसे मोदी जी ऑल्सो, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो राइट विंग लीडर। तो ये जो लीडर्स होते हैं ये नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, ये कॉपरेशन से ज्यादा कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो ये जो राइट इमरजेंस ऑफ द राइट विंग पॉलिटिक्स है, और इमरजेंस ऑफ द राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज, और इमरजेंस ऑफ द राइट विंग लीडर्स इन द वेरियस कंट्रीज, सो दिस पर्टिकुलर फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग पैटर्न एट द ग्लोबल लेवल। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जहां पर आप देखोगे कि अब चीजें बदल रही हैं, ये ब्लॉक्स अब फिक्स नहीं है, ये ब्लॉक अब चेंज हो रहे हैं, राइट। क्वाड बहुत रेलिवेंट नहीं रह गया है। तो इसी पर्सपेक्टिव में हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हिस्टोरिकली रशिया एंड यूएसए आइडियोलॉजिकली दुश्मन थे, लेकिन अभी वो आपस में दोस्त बन रहे हैं। और व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम लेकर आ रहे थे, आप उस पर क्यों अड़चन लगा रहे हो? किससे कह रहे हैं? यूरोपियन कंट्री से कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बड़ा चैलेंजेस है, ये बड़ा इशू यहां पर निकलकर आ रहा है। तो यहां पर हमें चीजों को समझना पड़ेगा कि ये बात इन्होंने क्यों कही, ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिए। व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट इसलिए दिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम रखा हुआ था, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप के 28 सूत्रीय कार्यक्रम में हस्तक्षेप करेंगे तो फिर जो है रूस सीधी लड़ाई लड़ेगा। किसके साथ? सीधी लड़ाई यूरोपीय देशों के साथ लड़ेगा। और अगर यूरोपीय देश हमारे साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो फिर आइए और आमना सामने लड़ाई हो जाए। और अगर आप लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हो तो फिर जो 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम रखे गए हैं, इन प्रोग्राम्स को आप इसमें ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ज्यादा आप इसमें चेंजेस लाने का प्रयास मत करो, ज्यादा बदलाव लाने का प्रयास मत करो, आप जो है इसको केवल सॉल्व हो जाने दो। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इन प्रोग्राम्स के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से हम क्या करेंगे? रूस और यूक्रेन की लड़ाई को कम कर देंगे। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जो 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम है, ये केवल और केवल रूस के इंटरेस्ट्स में है, रूस के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाले हैं। यह प्लान्स कभी भी यूक्रेन के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? और यही बात यूक्रेन ने किसके सामने रखी? यही बात यूक्रेन ने यूरोपियन कंट्रीज के सामने रखी है। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने प्रेशर बनाया है डोनाल्ड ट्रंप पर। तो आप देखो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम करती है डिफरेंट वे में।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम करती है नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के पर्सपेक्टिव में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम करती है कि कैसे हमारे राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं। तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी किसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, जब भी किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके थोड़े से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर हम चलें। अगर मैं इस लाइन को देखूं और इस लाइन को समझाने का प्रयास करूं, तो ये लाइन केवल इतनी ही है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप हमारे साथ लड़ाई चाहता है तो हम उसके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा? इसकी कहानी स्टार्ट होती है कहां से? इसकी कहानी स्टार्ट होती है रूस यूक्रेन वॉर से, और ये बात क्रीमिया से शुरू होती है, फिर 2018, फिर 2022, फिर 2025। तो इस लड़ाई को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये पीस प्लान रखा। उस पीस प्लान पर इंटरफेरेंस कौन कर रहा है? यूरोपियन कंट्रीज कर रही हैं। वो किसके कहने पर? यूक्रेन के कहने पर कर रही हैं, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि जो 28 पॉइंट जो पीस डील प्रोग्राम है ये ठीक नहीं है, इससे हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। और जब यूरोपियन कंट्रीज ने उस पर इंटरफेयर किया तो पुतिन ने कहा कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो आओ फिर आमने सामने लड़ाई हो जाती। तो हमें पूरी कहानी समझनी पड़ती है, हमें पूरी स्टोरी समझनी पड़ती है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि दुनिया बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रैग्मेटिक बनाना होगा, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, और हमें यह देखना पड़ेगा कि बदलते हुए सिनेरियो में कैसे हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना है, और कैसे एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हमें पूरी दुनिया में अपनी बात को भी रखना है और अपने नेशनल इंटरेस्ट से कोई भी समझौता नहीं करना है। तो इस कहानी को मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है, जो स्टेटमेंट है पुतिन का, और पूरी हिस्टोरिकली मैंने उसको आपको बताने का प्रयास किया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी, और फिर हम ऐसे ही आगे जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।